बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अनिल कुमार प्रियदर्शी प्लस टू विद्यालय बनियाडी से पीजीटी शिक्षक आप लोगों को आज 12वीं कक्षा का जो है टॉपिक दूसरा टॉपिक होगा। पहला टॉपिक हम जनसंख्या आ चुके हैं, जिसके तहत हम लोगों ने जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन आज उसी विश्व जनसंख्या का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जनसंख्या संगठन। उसी को हम लोग जनांकीय संरचना भी कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जनांकीय संरचना के महत्वपूर्ण 5 घटक है, जिसका हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला लिंग संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, दूसरा आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा ग्रामीण संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और फिर साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट जो आज का टॉपिक मेरा होगा व्यवसायिक संरचना के बारे में। तो एक एक करके हम सीधे से आते हैं। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें कि जनांकीय संरचना क्या है। तो इसके पहले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था विश्व की जनसंख्या का, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और वितरण के बारे में, तो वहां पर जनसंख्या, विश्व जनसंख्या का सिर्फ संख्यात्मक चीजों के बारे में वहां पर हम लोगों ने अध्ययन किया। लेकिन आज यहाँ पर हम जनसंख्या की गुणात्मक विशेषताओं को पढ़ेंगे। जब इसको अगर डिफाइन करना रहेगा जनांकीय संरचना को, तो हम लोग कहेंगे कि जनांकीय संरचना में वैसे घटकों को हम लोग अध्ययन करते हैं जिसकी माप की जा सके, और साथ साथ में जिसकी माप की जा सके और जौन समूह में अंतर स्पष्ट करने में जो सहायक होते हैं। ये इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि ये घटक जो है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भावी योजनाएं बनाई जाती है, उस योजनाओं को बनाने में इन सब बातों को ख्याल रखा जाता है। जो भी चरण हम देख रहे हैं, अगर जहां पर लिंग संरचना कम है तो वहां पर हम ऐसे योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे जहां पर कि लिंग संरचना जो है, लिंग संरचना यानी कि पुरुष और महिलाओं का जो बात है वो अच्छा हो। और उसी तरह से जहां पर ये स्ट्रक्चर का में जहां संतुलन है वहां पर हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और उसी से संबंधित ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को भी अभी देख रहे हैं, गाँव से नगरों की ओर विस्थापित अधिक जनसंख्या हो रही है। तो एक ऐसा इस तरह के योजनाओं का निर्माण करेंगे कि जिससे नगरीय प्रकार की सुविधाएं गांव में ही मिल सके, जिसको कि अब्दुल कलाम आजाद ने पूरा मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया अपनी बातों को। तो गांव में ही इस तरह का व्यवस्था पैदा कर दे कि गांव छोड़ करके लोग नगरों में नहीं जाए। इसी तरह से साक्षरता, जहां जहां साक्षरता कम है वहां पर सरकार का एक कदम सरकार के द्वारा एक कदम उठाया जाएगा कि इस तरह से साक्षरता को वृद्धि किया जा सके। उसी तरह से व्यवसायिक संरचना में भी जो है देख रहे हैं कि अभी भी भारत की जनसंख्या जो है लगभग जो है 60% से एवं अभी भी जो है कृषि कार्यों में संलग्न है। इन सभी जनसंख्या को किस तरह से उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगाया जाए, तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं बनती है इन सभी का आप लोग को एनालिसिस करके योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। सेंसर जब 10 सालों पर होता है तो इन सब डाटों को जब जो परिगणक होते हैं वो घर घर जाते हैं, तो सेक्स स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि वहां पे जो कुल घरों में कितनी भी आबादी, उसमें कितने पुरुष हैं, कितना महिला है, इसका डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से किस ग्रुप में, अगर उसमें कौन कौन सा ग्रुप में कौन सी जनसंख्या आ रही है, तो वो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं। बाद में सभी डाटा का हम लोग एनालिसिस करते हैं, कितने लोग ग्रामीण हैं, कितने लोग नगरीय हैं, साक्षरता है तो साक्षरता में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने प्राथमिक स्तर तक पढ़े हैं, कितने माध्यमिक स्तर है, कितने उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए। तो इससे एक मोटा मोटी सरकार को किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में एक आइडिया लगता है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में एक सहायता प्रदान करती है। तो हम लोग बच्चों समझ गए हैं कि क्या है जनांकीय संरचना, क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातों को हम यहाँ पर डिस्कस किया कि जिसकी माप की जा सके और 2 अलग अलग
जहां पर है उसका जो है जो अलग अलग जन समूह है उसमें जो है अंतर स्पष्ट करने में ये डाटा जो है ये जनांग की संरचना सहायक होती है। और तीसरा बात बोले ये जो है भावी योजनाओं को निर्माण करने में सहायता, भावी योजनाओं को निर्माण, भावी योजनाएं के निर्माण में सहायता। इंट्रोडक्शन के तहत इन तीनों बातों को हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया। फिर हम आगे आते हैं लिंग संरचना। तो लिंग संरचना क्या होता है? तो कुल जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात को हम क्या करते हैं? लिंग संरचना करते हैं। विश्व के कुछ देशों में इसका माप जो है 3 तरह से किया जाता है। अगर जो है जनसंख्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जनसंख्या है वह उसके द्वारा अगर देखा जाए तो सेक्स स्ट्रक्चर को निकालने के लिए वो जो है पुरुष की जनसंख्या बटा महिलाओं की जनसंख्या गुने 100, यानी कि प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग संरचना कहते हैं। ये यूएनओ के द्वारा दिया गया डेफिनेशन है। लेकिन वही अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिंग संरचना को निकालने के लिए, लिंगानुपात निकालने के लिए यहाँ पर बेस हम 100 लिए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने भारत में 1000 आधार माना जाता है। और यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ पर महिलाओं को ऊपर रखा जाता है, पुरुषों को नीचे रखा जाता है। यहाँ पर पुरुषों को ऊपर रखा जाता है, महिलाओं को ऊपर नीचे रखा जाता है। तो इस तरह दोनों में देख रहे हैं कि अंतर है, काफी अंतर है। 100 कहाँ 1000 है, कहाँ 100 कर लिया जाता है, कहाँ पर 1000 कर लिया जाता है। और पुरुष और महिलाओं का भी अनुपात जो है ऊपर नीचे है। उसी तरह से हम देखेंगे कि विश्व के अन्य देशों में भी क्या स्थिति है, किस तरह से निकालते हैं। तो विश्व के अधिकतर देशों में पुरुषों की संख्या बटा महिलाओं की संख्या गुने 1000। लेकिन अगर इसको परिभाषा में बोला जाए तो कहेंगे प्रति 1000 महिलाओं की संख्या में पुरुषों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। विश्व के अधिकतर देशों में यही इसी से गणना की जाती है। तो देख रहे हैं यहाँ पर तीन तरह का लिंगानुपात निकालने का विधि है। लिंगानुपात को परिकलन करने का 3 अलग अलग विधि है। इससे क्या हो सकता है? एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किस तरह से जनसंख्या को किस तरह से तुलनात्मक करते हैं, लिंगानुपात को किस तरह से तुलनात्मक करते हैं। लेकिन हम भारत का ही लिंगानुपात को बेस मानकर आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत में लिंगानुपात टोटल महिलाओं की संख्या और टोटल पुरुषों की संख्या गुने 1000 जब हम करते हैं, टोटल जनसंख्या का महिला जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000 करते हैं तो 943 आता है। ये भारत का लिंगानुपात है। लेकिन इसी को अगर बेस मानते हुए अगर विश्व की जनसंख्या औसत लिंगानुपात अगर देखा जाता है तो यही अनुपात जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर लिंगानुपात जो है 984 हो जाता है। यहाँ पर विश्व का जो है लिंगानुपात 984 बच्चों, तो इसको याद रखेंगे। हालांकि ये जो है अनुपात जो है वर्तमान समय में बदल गया है। 2019 के अनुसार ये लिंगानुपात अगर 100 पे यूएनओ की परिभाषा के अनुसार अगर देखेंगे तो 102 स्त्री यानी जो है 100 पुरुष पर है। 100 पुरुष है तो 100 पुरुष पर 102 स्त्री। हालांकि ये जो है 100 पर निकाला गया है यहाँ पर, क्योंकि जान रहे हैं हम लोग यूएनओ जो है 100 पे ही लिंगानुपात को निकालता है। तो ये सुखद स्थिति है, क्योंकि पुरुषों से महिलाओं की संख्या अधिक है। ये संपूर्ण विश्व का जो है एक औसत लिंगानुपात है। औसत लिंगानुपात पुराने डाटा के अनुसार अगर 1000 में देखा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे 984। 1000 पर है, 1000 पुरुषों पर 984 महिला, ये महिला कहेंगे, और पुरुष जो है 1000। लेकिन नवीनतम डाटा के अनुसार देखेंगे तो 1000 पुरुषों पर 102 स्त्रियां हैं। ये पुराना डाटा है। और 1000 पर है
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि स्त्रियों की संख्या यहाँ पर 1984 यानी कि यहाँ पर यानी कि बढ़ गया है, स्त्रियों का अनुपात बढ़ गया है। ये जो है हमारे लिए सुंदर अनुभूति है। लेकिन वहीं हम देखते हैं भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में जनसंख्या लिंगानुपात जो है 943 से अभी भी जो है क्या है, बहुत कम है। 1000 यानी कि कितना डिफरेंस है, एक इधर हो गया 7 यानी कि 57 का डिफरेंस है। तो ये जो है हमारे लिए चिंतनीय विषय है। विश्व के कुछ देशों में देखेंगे कि लिंगानुपात जो है बहुत अधिक है, और विश्व के कुछ ऐसे देश भी है जहाँ पर लिंगानुपात बहुत ही कम है। जहां तक यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्री में लिंगानुपात अधिक है। रूस और लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब कंट्री जो है वहां पर लिंगानुपात बहुत ही अधिक है। लेकिन वहीं अगर विकासशील और विकसित देशों को पर नजर हम डालेंगे तो वहां पर देखते हैं कि लिंगानुपात काफी कम है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे भारत का भी लिंगानुपात कम है, पाकिस्तान का लिंगानुपात भी कम है, बांग्लादेश का लिंगानुपात भी कम है, अफगानिस्तान का। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है, मिडिल ईस्ट का कहने का मतलब हुआ कि मध्य पूर्व के जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर भी जो है लिंगानुपात काफी कम है। मुस्लिम कंट्री में लिंगानुपात कम होने का प्रमुख कारण क्या है, वहां पर्दा प्रथा अधिक है, महिलाओं को पर्दा में रखा जाता है, उसे समाज के अन्य कार्यों से अलग रखा जाता है। इस वजह से वहां पर जो है लिंगानुपात कम है। साथ साथ में यूरोपीय देशों में देखेंगे तो यूरोपीय देशों में लिंगानुपात अधिक होने के पीछे कारण क्या है। यूरोपीय देशों में लिंगानुपात होने का सबसे प्रमुख कारण है कि वहां पे पुरुष जनसंख्या जो है वहां पर जो है तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप में अधिक जनसंख्या रहने के कारण व्यापार और वाणिज्य के चलते एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाते हैं, इसलिए लिंगानुपात वहां पे बढ़ जाता है। साथ साथ में यूरोपीय देशों में लिंगानुपात अधिक होने के पीछे कारण क्या है कि वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है, इस वजह से वहां पर लिंगानुपात भी अच्छी है। ये लिंगानुपात अच्छी होना, ये सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होने का द्योतक है। वही हम देखते हैं विकासशील देशों में लिंगानुपात कम है, वहां पर महिलाओं की स्थिति दयनीय है, वहां पे सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न है। उसके बाद और जो महिलाओं का दुय्यम दर्जे का समझा जाता है, महिलाओं को महिलाएं जो घरेलू हिंसा, जो बच्चे बहुत से बच्चियां तो जो है उनका भ्रूण हत्या ही कर दिया जाता है, तो जो बच्चे बच जाते हैं उसके समाज में बहुत सा विरोधों का सामना करना पड़ता है, और महिलाओं को जो है दुय्यम दर्जे का समझा जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर लिंगानुपात कम मिलता है। हालांकि सरकार के द्वारा भ्रूण हत्या को अल्ट्रासाउंड करवा कर पहले जो लोग पता कर लेते थे कि किस तरह से पुरुष है कि महिला है, इसमें सरकार के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। लेकिन अभी भी गैर छुपे कानून गैर कानूनी रूप से भी ये देखने को मिलता है, हालांकि कानूनन ये पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो ये सब कारण है लिंगानुपात कम होने का। इस तरह से हम देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश कौन है, तो दो महत्वपूर्ण देश आप लोग याद रखेंगे कि सबसे कम लिंगानुपात वाले देशों में जो मध्य पूर्व के देश यूएई है, जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोला जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे यूएई के बारे में याद रखेंगे, दो कंट्री का नाम याद रखेंगे, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, और दूसरा कंट्री का याद रखेंगे आप लोग लाटविया, यूरोपियन कंट्री है लाटविया। तो यहाँ पर देखेंगे यूएई में जहाँ पर लिंगानुपात जो है 1187 है, यहाँ पर जो है 1187 है, यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 1187। अनुपात एक आदर्श स्थिति के लिए क्या होना चाहिए, 1000 में 1000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिंगानुपात बहुत ही अधिक है। और इसी तरह से लाटविया में देखेंगे,
लाटविया में देखेंगे तो लाटविया में ये यूरोपियन मूल का कंट्री है। ये यहाँ पर लिंगानुपात 1187 है और वहीं पर संयुक्त अरब अमीरात में 468 है। ये महिला है प्रति 1000, कहने का मतलब हुआ लिंगानुपात 468, कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रति 1000 पर 468 महिलाएं जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। और लाटविया में कितना है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1170। हम यहाँ से तुलना कर रहे हैं, यूएनए की परिभाषा से तुलना नहीं कर, क्योंकि भारत में जो लिंगन, इससे क्या होता है एक समझ विकसित होगा कि अधिक कहाँ पर है, कहाँ पर भारत से ज्यादा है, भारत से कम है। तो इसी की वजह से इसको हमने पेश किया है ताकि समझने में सहूलियत हो। तो ये क्या है, संयुक्त अरब अमीरात में अभी तुरंत बताए थे क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात मिलने का सबसे बड़ा वजह क्या है, यहाँ की 88% जनसंख्या, यहाँ की 88% जनसंख्या जो है अप्रवासियों की जनसंख्या है। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण कंट्री है। इसके वजह से विश्व के अन्य देशों के लोग यहाँ पर आकर खनिज संसाधनों संबंधी क्रियाओं में संलग्न होते हैं और सोर्स का एक अच्छा साधन हो जाता है। इसके वजह से यहाँ पर प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है। इसी तरह से हम देखेंगे बच्चों, ये लाटविया रूस के बगल में पश्चिम देखेंगे, अभी तुरंत देखेंगे लास्ट में जब मैप दर्ज करेंगे तो विश्व के नक्शा में लाटविया कहाँ पर है। तो अच्छा यही पे अभी दिखाई देते हैं, सब देखते चलिए आपको। बच्चों आपके सामने विश्व का राजनीतिक भूगोल का नक्शा है। ये आप लोगों के सामने विश्व का राजनीतिक नक्शा है। यहाँ पर हम देखेंगे जो है यूनाइटेड अरब अमीरात कहाँ पर है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर जैसा थोड़ा सा है, यूएई यहाँ लिखा हुआ भी है। यूनाइटेड अरब अमीरात यही कंट्री है जहाँ पर क्या है, लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात कम वाले देशों में अभी हम बता रहे थे कि एक मिडिल ईस्ट के कंट्री लगभग, उसके बाद अफ्रीकन मूल के कंट्री और एशियन मूल के कंट्री, इधर जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सब कंट्री जो दिख रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये जो लगभग देशों में लिंगानुपात क्या है, बहुत ही कम है। चीन उन सब है इसमें, ये पूरा ये एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे एशिया और मिडिल ईस्ट, इधर कहेंगे एशिया का ही भाग है, इसको कहते हैं मध्य पूर्व के देश। सेंटर में स्थिति रहने के कारण इसको मध्य पूर्व भी बोला जाता है। तो ये पूरा एक बेल्ट है। और इसी तरह से विश्व के जो अफ्रीका के कुछ कंट्री हैं जैसे नाइजीरिया, मैक्सिको है ना, ये सब कंट्री में भी है जो लिंगानुपात कम मिलती है। तो यहाँ पर हम देख लिए सऊदी अरब, ये जो है सऊदी अरब एक अलग कंट्री है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, यूनाइटेड अरब अमीरात बोल रहे हैं। तो यहाँ इसका लोकेशन है। और एक दूसरा कंट्री का नाम हमने बताया लाटविया। लाटविया देखिए यहाँ पर, ये रूस है, क्योंकि यहाँ जो पीला वाला भाग देख रहे हैं ये रूस है। रूस के बगल में ही यहाँ पर इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, 3 छोटी छोटी कंट्री है। तो यहीं पे लाटविया है। तो लाटविया जो है यहाँ पर अभी विश्व की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला एक देश है। इसको बोला जाए लाटविया को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रश्न में कि विश्व की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो आप लोग आंसर देंगे क्या, लाटविया। सबसे कम लिंगानुपात वाले देश कौन है, तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये 2 महत्वपूर्ण कंट्री है जिसका कि अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा की। चलो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी समझा लिंगानुपात के बारे में। अब हम दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं जिसका शीर्षक क्या है, आयु संरचना। ये आयु संरचना क्या है, तो आयु संरचना से स्पष्ट है एज, यानी कि जो टोटल जनसंख्या में है, तो टोटल जनसंख्या जो है उसका जो है आयु के हिसाब से 3 वर्गों में अधिक है। तो टोटल आयु को जो है पूरी जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में हम लोग बांटते हैं, 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 या 60 से अधिक वर्ष।
3 प्रकार के आयु वर्गों में हम लोग डिवीजन करते हैं। तो 0 से 14 वर्ष ये क्या है, ये बच्चों को शिक्षा लेने का उम्र है। और ये जो है क्या है, 60 से अधिक वर्ष क्या है, 60 से अधिक वर्ष, इसका मतलब यहाँ रिटायरमेंट का एज है। ये बच्चा का उम्र है और ये क्या है, वृद्धावस्था का एज है। किशोरावस्था का एज है और ये वृद्धावस्था का एज है। लेकिन उसी में हम देखते हैं एक तीसरा ग्रुप है जो 15 से 59 वर्षों के बीच का एक वर्ग है, आयु वर्ग है। इस आयु वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या, क्योंकि यही आयु वर्ग है जो टोटल देश के जीडीपी में अपना योगदान देता है। 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग ही देश की उत्पादन प्रक्रियाओं में हिस्सा लेता है। और जीडीपी कहने का मतलब है कि कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, तो इसकी सीमा के अंदर जो भी उत्पादन प्रक्रियाएं या जो भी है, उससे जो है इनकम जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी। तो इसमें जो है कार्यशील जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये तो बच्चे जो है क्या डिपेंडेंट जनसंख्या, ये भी क्या 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट का एज है। तो सरकार के द्वारा पेंशन और अन्य भत्ते के द्वारा ये भी सरकार का एक तरह से इसके ऊपर क्या है, सरकार के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। तो ये आयु वर्ग और ये आयु वर्ग को हम क्या बोलते हैं, प्राश्रित जनसंख्या बोलते हैं, प्राश्रित। तो जिन देशों में प्राश्रित जनसंख्या की अधिकता होगी वो देश में अपेक्षाकृत विकास कम करेगा, और जिन देशों में 15 से 59 वर्षों की बहुलता रहेगी वो देश क्या है, वो देश विकास की ओर ज्यादा अग्रसर होगी। अभी भारत के बारे में बोला जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जनांकीय लाभांश वाला देश से बन गया है, चाइना को पछाड़ते हुए। और ये स्थिति 2047 तक भारत में बना हुआ रहेगा। इसीलिए सरकार ये जनसंख्या जनांकीय लाभांश, यहाँ पर एक टर्म आता है जिसका मतलब होता है 25, इसका भी अगर डिवीजन 2 डिवीजन में कर देंगे तो 25 से 64 वर्ष का जो एज होता है उसी को हम जनांकीय लाभांश वाला एज कहते हैं। तो ये 25 से अभी वर्तमान समय में भारत में जो है 25 से 64 वर्ष की संख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत शुमार हो गया है। और इसकी वजह से इस जनसंख्या को स्किल करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सरकार जो है अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी ला रही है, ताकि सिर्फ किसी भी देश की जनसंख्या अधिक होना ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस जनसंख्या में कितना गुणवत्ता है उससे देश के आर्थिक विकास डिपेंड करता है। तो इसलिए सरकार जो है इस जनांकीय लाभांश को लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम ला रही है। और साथ साथ में ये जो है, ये तो जनांकीय लाभांश के बारे में, ये इसी का एक पार्ट है। यहाँ पर 64 वर्ष इसलिए किया गया है कि देखते हैं हम लोग कुछ यूरोपियन कंट्री और भारत में भी कुछ ऐसे जॉब है, जैसे लेक्चरर प्रोफेसर का जो जॉब है उसमें 65 वर्ष का ये माना जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एज का जो है गैपिंग थोड़ा सा बढ़ गया। तो 25 से 64 वर्ष को ही हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखेंगे तो कार्यशील जनसंख्या 25 से 64 वर्ष को मानी जाती है, लेकिन भारत जैसे देशों में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष को ही बेस माना जाता है। चलिए जनांकीय लाभांश फिर हम बाद में समझेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर जानेंगे एज स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जिस देश में 0 से 14 वर्ष के बच्चों की अधिक संख्या और 60 से अधिक वर्षों की संख्या अधिक रहेगी, यानी कि वो देश में विकास की ओर अग्रसर कम होगा अपेक्षा के जहां पर जनसंख्या 15 से 59 वर्ष अधिक हो। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग समझे कि कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं और प्राश्रित जनसंख्या किसको कहते हैं। तो और प्राश्रिता अनुपात, इसका मतलब कि ये दोनों की जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में कितनी हिस्सेदारी, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राश्रिता अनुपात बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म को हम लोग समझ लिए। अब हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो विश्व के देशों में और विकासशील देशों में क्या स्थिति है। तो हम जहां तक देखते हैं कि विकासशील देशों में क्या है, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या अधिक है,
क्योंकि यहाँ पर क्या विकासशील देशों में जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर भी यहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक है, इसलिए 0 से 14 से अधिक वर्षों के बच्चों की संख्या यहाँ पर अधिक है। लेकिन वही यूरोपियन कंट्री में या विकसित कंट्री में देखेंगे तो वहां पर क्या है, बुजुर्गों की संख्या अधिक है। जैसे जापान में वहां का ऐसे भी जीवन प्रत्याशा 78 से ऊपर मानी जाती है। हालांकि आराम से आदमी है जो 70 से 80 वर्ष तक जो आराम से जीता है, लेकिन वही भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी जीवन प्रत्याशा 68 69 वर्ष की दी है, यानी 70 से बिलो है। और जापान और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सब कंट्री है, वहां पर क्या मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक रहने के कारण यहाँ पर जीवन प्रत्याशा बहुत ही अधिक है। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एग्जाम्पल यहाँ पर किन देशों में इसकी अधिकता होगी, तो यूरोपियन और विकसित कंट्री में, और वही विकासशील देशों में इसकी बहुलता अधिक होगी। हालांकि भारत अभी वर्तमान समय में इस दौर से गुजर रहा है। आर्थिक जनसंख्या यहाँ पर अभी विश्व में सर्वाधिक है, अभी चाइना का कम गया है। और चाइना का ग्राफ जो है अभी से 30 वर्ष तक पहले तक उसका ग्राफ इस तरह से जा रहा था, लेकिन अब उसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। अब भारत जो है अब इस तरह से जा रहा है और 2047 तक इसकी स्थिति यही बनी हुई रहेगी। उसके अभी जो वर्तमान साल जो उसका ग्राफ गिर रहा है, भारत में यह स्थिति 2047 का है। इसलिए सरकार भी जो है इससे की लाभांश का फायदा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने समझा क्या, आयु संरचना के बारे में। अब जो है ये दोनों से रिलेटेड आयु और लिंग को दोनों को बेस मान करके एक जनसंख्या का रेखा चित्र बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में पूछ सकता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो ये जनसंख्या पिरामिड क्या है, आयु संरचना और लिंग संरचना को ध्यान में रखते हुए यह एक रेखा चित्र है, जिसमें से एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे कुल जनसंख्या लेते हैं, कुल जनसंख्या को हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस एक्स एक्सिस पे हम लोग पुरुष दाहिनी तरफ हम महिला जनसंख्या को रखते हैं, और बाएं तरफ ये जनसंख्या जो देख रहे हैं पुरुष जनसंख्या का प्रतिशतता को दिखा रहा है, और इधर जनसंख्या जो है क्या है, महिलाओं की प्रतिशतता को दिखा रहा है। यानी एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे कुल जनसंख्या प्रतिशत में, और वाई एक्सिस में क्या लेंगे, तो आयु वर्ग, विभिन्न आयु वर्ग को हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कुल जनसंख्या, वाई एक्सिस पे विभिन्न आयु वर्ग लेते हैं। लेने का बनाने का ऐसा कुछ निश्चित मेथड है, जिसमें से हम क्या करते हैं कि जो आयु वर्ग लेंगे, तो आयु वर्ग जनरली हम लोग बनाते हैं तो या तो 10 वर्षों का अंतर रहेगा, या 5 वर्ष या 10 वर्ष, इन दोनों को ध्यान। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो बनाए हैं फिगर, इसमें 10 वर्षों का अंतर लेकर बनाए हैं, लेकिन 5 वर्ष पर भी अंतर लेकर बनाए हैं। लेकिन हमेशा याद रखेंगे 5 या 10 वर्षों के ही अंतर पे बनाया जाता है। एक्स एक्सिस पे जब भी रखेंगे या तो 0 से 4, 5 से 9 ऐसे करके रखेंगे, और तो फिर 0 से 9, 10 से 20, और फिर आगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो ये रखिए, और फिर वाई एक्सिस पे इधर इसको 2 भाग में बांट देते हैं। एक्स एक्सिस को 2 भाग में बांट, इधर पुरुष जनसंख्या के अनुपात को रखते हैं, महिला जनसंख्या के रखते हैं, और इधर पुरुष जनसंख्या को रखते हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से अगर हम फिगर बनाते हैं तो देखते हैं एक विशेष प्रकार की आकृति बन जाती है, जिसको जो देखने से लग रहा है कि क्या है, त्रिभुजाकार है। तो जनसंख्या पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जनसंख्या पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या है, विस्तारित होती जनसंख्या, और दूसरा क्या है, अस्थिर जनसंख्या, और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। तो विस्तार होती जनसंख्या का एक बेस्ट उदाहरण नाइजीरिया है, क्योंकि नाइजीरिया जो है एक विकासशील कंट्री है, और अफ्रीका की सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री यही नाइजीरिया है, जिसको कि हम लोग जब फर्स्ट क्लास ले रहे थे विश्व की जनसंख्या, तो उसमें उसका लोकेशन को हम लोगों ने देखा था। तो विस्तारित होती जनसंख्या का एक यहाँ पर जो है रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया कि नाइजीरिया का पॉपुलेशन जो है इस तरह से उसका जनसंख्या पिरामिड होता है। देख रहे हैं जनसंख्या पिरामिड कैसा होता है। जनसंख्या पिरामिड जो है
जिसका आधार हम देख रहे हैं काफी चौड़ा होता है, आधार चौड़ा होता है, लेकिन शीर्ष क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। जैसे जैसे आधार से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसका शीर्ष संकीर्ण होता जाता है। आधार चौड़ा, काफी चौड़ा, आधार नहीं, आधार काफी चौड़ा और शीर्ष काफी संकीर्ण होता है। तो इस प्रकार के इसमें आधार चौड़ा का मतलब क्या हुआ, आधार चौड़ा इसका मतलब है कि जो निम्न आयु वर्ग की जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के बीच की जनसंख्या यहाँ पर क्या है, इसकी प्रतिशतता अधिक है। इसका प्रतिशतता अधिक होने का मतलब क्या हुआ, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या यहाँ पर क्या है, अधिक है। अधिक चौड़ा होने का मतलब जनसंख्या अधिक है, तो अधिक प्रतिशतता होने का मतलब क्या, यहाँ पर जो है जन्म दर अधिक होगा, जन्म दर अधिक होगा। और साथ साथ में यहाँ पर ऊपर भाग संकीर्ण होने का मतलब क्या है, यहाँ पर मृत्यु दर भी अधिक होगा, यानी कि यहाँ पर जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। तो इस तरह के और भी बहुत से देशों में, जैसे नाइजीरिया हो गया, मैक्सिको हो गया, बांग्लादेश में इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। भारत में ये स्ट्रक्चर, चीन का भी स्ट्रक्चर इसी तरह से लगभग एक त्रिभुजाकार जनसंख्या पिरामिड देखने को मिलता है। उसी तरह से हम दूसरा जो आते हैं स्थिर जनसंख्या, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है एक ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जनसंख्या पिरामिड इसका है, इसका नीचे जो है बेस लेवल इसका क्या है, बेस जो है एक ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक इसका एक समान रूप से बढ़ रहा है और फिर ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, शून्याकार हो जाता है। ये शून्याकार हो गया, यानी कि ये एक तरह के देखने में हमको लग रहा है कि घंटी पर, जब घंटी में मापते हैं तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, लेकिन इसकी आकृति घंटी के आकार की है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एक समान नीचे देख रहे हैं कि जो है 0 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच, और फिर जैसे जैसे युवावस्था तक हम देखते हैं इसकी जनसंख्या एक रूप से समान रूप से बढ़ती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों यहाँ पर बराबर है। और साथ साथ में ऊपर में शून्याकार स्थिति है। इसका मतलब है कि इन देशों में क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो भी यहाँ पर क्या है, हाई है। फिर तीसरा हम देखेंगे ह्रासमान जनसंख्या, जिसका बेस्ट एग्जांपल जापान है। इस जापान का जनरली हम देख रहे हैं तो शुरू में क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन रहता है, ये जो है दोनों तरफ इसका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है और लास्ट में जाकर काफी संकीर्ण हो जाती है, नीचे में संकीर्ण होती है, ऊपर में जाकर के ये भी जो है शून्याकार हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म दर जो है भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है। यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर दोनों क्या है, अधिक है, और यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एक समान है। तो इस तरह से जनसंख्या पिरामिड से वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब हम बच्चों आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अब हम बच्चों तीसरा टॉपिक पर आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण नगरीय संरचना। तो नाम से ही स्पष्ट है कि कुल जनसंख्या में कितनी जनसंख्या ग्रामीण है, कितनी जनसंख्या नगरीय है, उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामीण नगरीय संरचना बोलते हैं। तो विश्व के देशों में देखेंगे नगर की परिभाषा में काफी अंतर है। जहां तक यूएसए और भारत का हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे, भारत का उदाहरण लेंगे तो देखते हैं कि भारत में कोई भी सेंसस नगर होने के लिए कम से कम न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5000 होनी चाहिए। उस क्षेत्र में 5000 आबादी होनी चाहिए कम से कम। उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। गैर कृषि कार्य का मतलब क्या हुआ कि जब जनसंख्या द्वितीय क्रियाकलाप में या तृतीय क्रियाकलाप में या चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। और तीसरा कंडीशन क्या है कि मिनिमम जो है 400 घनत्व होना चाहिए, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि उन क्षेत्रों में, उसी क्षेत्र को हम नगर कहेंगे जहां पर ये तीनों कंडीशन फुलफिल
करता है, तब वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, नगर बोलेंगे। तो यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या कितना है, 5,000 व्यक्ति अगर वहां रहना चाहिए समूह में। लेकिन वही यूएसए में क्या है कि वहां पर अगर 2,500 के व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में वो अधिवासित है और वह द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नगरीय जनसंख्या बोलते हैं। तो दोनों में देख रहे हैं कि दोनों में डिफिनेशन में अंतर है। इसी तरह से विश्व के अन्य देशों की भी स्थिति यही है। हर एक देश अपनी देश का अपना अपना देश का जो है जनसंख्या के हिसाब से है कौन सी जनसंख्या को नगर में वर्गीकृत करेगा और कौन सा ग्रामीण में करेगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो निवास के स्थान के आधार पर जो जनसंख्या गांव में रहती है उसी को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, और जो निवास के स्थान पर नगरीय क्षेत्रों में रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नगरीय जनसंख्या। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, दोनों में बेसिक अंतर ये ग्रामीण जनसंख्या में क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप में ज्यादातर लोग संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप कहने का मतलब हुआ कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, आखेट हो गया, उसके बाद जो है खनन हो गया, उसके बाद और अन्य छोटी छोटी जो मधुमक्खी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, ये सब क्रियाओं को हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप में रखा जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण जो गांव में लोग रह रहे हैं उनका मुख्य व्यवसाय यही सब है। यहाँ पर जो है उद्योग धंधों का विकास नहीं हुआ है, यहाँ पर संचार साधनों का विकास विशेष रूप से नहीं हुआ है, और इसी तरह से परिवहन के साधनों का बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है। वही नगरीय क्षेत्रों में देखते हैं तो नगरीय क्षेत्रों में क्या है क्रियाकलाप, तो यहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप जो है नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है प्राथमिक क्रियाकलाप। यहाँ पर क्या होता है, द्वितीय क्रियाकलाप, यानी कि उद्योग धंधों में लोग जो है उसके ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं, उद्योग धंधे, फिर भी निर्माण उद्योग, फिर बिजली निर्माण। इसी तरह से आगे देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप के तहत यहाँ पर नगरों में क्या है, संचार सेवाओं का विस्तार बहुत अधिक है, परिवहन साधनों का, रेल, सड़क, रोड, हाईवे, सभी तरह का परिवहन के साधनों का काफी यहाँ पर विस्तार हुआ है। उसी तरह से और भी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, उसी तरह से अन्य सेवाओं का विस्तार यहाँ पर अधिक हुआ है। तो यही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक क्रियाकलाप से मेरा क्या तात्पर्य है, यहाँ पर जो है क्या है, चतुर्थक क्रियाकलाप में वैसी जनसंख्या को माना जाता है जो जनसंख्या शोध या अनुसंधान या नया नया जो इनोवेटिव आइडिया जो देते हैं वो सब को चतुर्थक क्रियाकलाप के तहत रखा जाता है। तो यहाँ पर इन सभी की बहुलता पाई जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में बेसिक फंडामेंटल अंतर क्या है। तो एक तो डिफिनेशन पे ही अंतर है। जहां तक प्रादेशिक विभिन्नता की बात करेंगे, विश्व स्तर पर हम देखेंगे, महाद्वीप स्तर पर देखेंगे, तो विश्व के विकसित देशों का लगभग 80 से 90% जनसंख्या नगरीय है, लेकिन वही एशिया और अफ्रीका मुल्क अधिक, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्री को अगर देखा जाए तो वहां पर जनसंख्या जो है क्या है, ग्रामीण प्रकार की जनसंख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या में प्रतिशतता क्या है, बहुत अधिक है, और विकसित कंट्री में यहाँ पर क्या है, विकासशील देशों की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या में अधिक है। और दूसरा अगर देखते हैं यहाँ पर विकसित देशों में, अगर सिंगापुर, हांगकांग और भी छोटे छोटे कंट्री को देखेंगे तो वहाँ 100% जनसंख्या जो है नगरीय जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या अभी 50% से जनसंख्या। जहाँ तक भारत की बात है तो अभी भारत में जो है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 21.2% भी अभी भी भारत का जो है नगरीय परसेंट। इसका मतलब है कि शेष जनसंख्या जितना बच गई वो जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1/3 जनसंख्या नगरीय है तो 2/3 जनसंख्या अभी भी भारत में ग्रामीण है। और यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या जो है वहाँ जिन जिन देशों में सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है वहां पर के लोग जो है नगरों में ज्यादातर निवास करते हैं। उसी तरह से जहाँ पर के लोग की स्थिति दयनीय है तो वहां पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग रहते हैं। और यहाँ पर एक और चीज है
कि भारत जैसे देशों में क्या होता है कि ग्रामीण से नगर की ओर ज्यादा प्रवास किए हैं, ग्रामीण से नगरियों में ज्यादा प्रवास किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नगरीय जनसंख्या जो है स्वतः जो है वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति डेवलप होने के कारण जो है वहाँ का परसेंटेज धीरे धीरे आप बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से विश्व के देशों में देखें। फिर हम आगे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, साक्षरता पे देखेंगे कि साक्षरता क्या है। तो साक्षरता को भी दो तरह से हम परिभाषित करेंगे, एक यूएनओ द्वारा परिभाषित किया गया है और दूसरा जो है भारत के द्वारा। दोनों की परिभाषा में अंतर है सिर्फ वर्ष में। यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साक्षरता को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वैसी जनसंख्या, वैसी 15 या 15 वर्ष से अधिक वैसी जनसंख्या जो किसी एक साधारण वाक्य को पढ़ सके, समझ के साथ पढ़ सके और लिख सके, यानी कि समझ के साथ पढ़ सके और लिख सके। और दूसरा है कि एक सामान्य जो अंकगणितीय परिकलन है उसको भी कर सके, जोड़ घटा गुणा भाग के उसको एक सामान्य जानकारी हो, तो उसी जनसंख्या को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साक्षरता बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। वैसी जनसंख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं, है ना। यानी कि 15 या 15 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो किसी एक साधारण वाक्य को समझ के साथ पढ़ सके, लिख सके और सामान्य अंकगणितीय परिकलन कर सके, वैसी जनसंख्या को साक्षर जनसंख्या बोला जाता है। और फिर दो चीज आएगा, साक्षर आएगा, साक्षरता दर आएगा। तो साक्षरता दर फिर वही साक्षर जनसंख्या को 100 में, प्रतिशत में 100 में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं। अब हम बच्चों यानी कि साक्षरता को सिर्फ क्या किया, परसेंटेज में 100 में कितना साक्षर है, कुल जनसंख्या में तो हम साक्षर निकालिए, अब उसको 100 में कितना है वो निकाले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साक्षरता दर बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग आएंगे भारत में क्या होता है, भारत की क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ पर भारत में जो है डेफिनेशन भी बदलते रहा। तो अभी वर्तमान समय में जो साक्षरता की परिभाषा हम लोग लेते हैं उसमें 7 या 7 वर्ष से अधिक, 7 या 7 वर्ष से अधिक की जनसंख्या जो किसी वाक्य को समझ के साथ पढ़ सके, लिख सके और सामान्य अंकगणितीय परिकलन कर सके, उसी जनसंख्या को हम क्या बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। समझ के साथ पढ़ना लिखना दोनों अलग है, ये ना कि कोई वाक्य को पढ़ रहा है लेकिन उसको लिख नहीं रहा है तो उसको हम साक्षर नहीं कहेंगे। लिख रहा है और पढ़ भी रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है, यानी उसका सेंस उसको मालूम होना चाहिए कि कोई वाक्य लिखा है उसका मतलब क्या है। लेकिन गांव में अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से क्या है कि सिग्नेचर करने के लिए आता है लेकिन वो किसी वाक्य को समझ करके वो पढ़ नहीं सकता, उसका सेंस नहीं समझता है, तो दूसरे से समझ, जो पढ़ा लिखा है उससे वो समझता है। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग साक्षर के व्यक्ति को श्रेणी में नहीं रखेंगे। इस को एक और इसी तरह से आता है शिक्षित और साक्षर। तो साक्षर और शिक्षित में अंतर है ना। सिर्फ अगर वो किसी भी चीज को अगर पढ़ लिख ले रहा है ना, लेकिन समझ नहीं रहा है, सिग्नेचर कर रहा है, तो वो साक्षर हो सकता है। लेकिन शिक्षित होने के लिए क्या चाहिए, उसमें एक समझ होना चाहिए। तो ये चीज है। चलिए यहाँ पर हम देख लिए साक्षरता का डेफिनेशन यूएनओ के द्वारा और ये जो है भारत के द्वारा क्या डेफिनेशन है। तो हम देखते हैं विश्व के बहुत से देशों में क्या साक्षरता बहुत ही अधिक है और विश्व के कुछ देशों में साक्षरता बहुत ही कम है। तो हम देखेंगे विकसित देशों में साक्षरता बहुत ही अधिक है। उसके पीछे उसका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वहां पर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है और आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसकी वजह से लोग जो है साक्षर है वहां पे। और वही विकासशील देशों में देखेंगे तो विकासशील देशों में क्या है, विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। साक्षरता और आर्थिक स्थिति एक दूसरे का पूरक है। अगर व्यक्ति साक्षर है तो आर्थिक दृष्टि से भी सबल हो, और आर्थिक दृष्टि से सबल है इसका मतलब है कि वो
साक्षर है। तो इसी वजह से जो है दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो हम देखते हैं कि भारत जैसे विकासशील देशों में अभी भी साक्षरता अभी भी कितनी है, भारत में साक्षरता अभी वर्तमान समय में 74.04% है। अभी भी बहुत ही कम है, अभी भी 1/4 जनसंख्या, लगभग 1/4 जनसंख्या अभी भी साक्षरता के बाहर ही है। वही विश्व के बहुत से देशों में देखेंगे तो खासकर विकसित देशों में तो 100% साक्षरता है। हालांकि भारत में राज्यों में भी देखेंगे तो इसमें भी विविधता है। केरल में जहां पर साक्षरता 98% के इर्द है, वही निम्न राज्यों में परसेंटेज और भी कम है। तो खैर जब हम भारत पढ़ाएंगे तो इसका हम डिटेल्स कराएंगे। अभी हम विश्व पढ़ रहे हैं तो विश्व के एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो विश्व के विकसित देशों में साक्षरता बहुत ही अधिक है और वहीं पर विकासशील देशों में साक्षरता कम है। विकसित देशों में साक्षरता अधिक होने का कारण वहाँ की सामाजिक आर्थिक सुदृढ़ता मुख्य कारण है। और यहाँ पर क्या साक्षरता कम होने का कारण क्या है? साक्षरता कम होने का कारण एक तो सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न है होना महत्वपूर्ण, इसको मान सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका हम डिटेल्स बाद में हम करेंगे जब भारत पढ़ाई शुरू करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना क्या है? तो जो ये कार्यकारी जनसंख्या है, यहाँ पर जो हम बताए थे कार्यशील जनसंख्या है, वो मानव के विभिन्न क्रियाकलाप में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवसायिक संरचना बोलते हैं। जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या उसका किन किन क्रियाकलापों में हिस्सेदारी कितनी परसेंटेज है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक संरचना बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि मानव क्रियाकलाप 4 प्रकार के मुख्य होते हैं: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप का तभी इसमें पहले हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार सुनने याद हो जाएगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप में हम कृषि को लेते हैं, उसके बाद पशुपालन, खनन, और खनन के बाद फिर जो है आपको मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, उसके बाद मधुमक्खी पालन, ये सब क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं की तरह सम्मिलित की जाती है। वही द्वितीय क्रियाओं की तरह उद्योग निर्माण, उद्योग, ऊर्जा निर्माण, ये सब जो है द्वितीय क्रियाकलाप के तहत है। और यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप के तहत हम लोग क्या आता है कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हम लोग आ जाता है परिवहन, संचार, वाणिज्य, व्यापार, ये सब क्रियाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप। चतुर्थ क्रियाकलाप के तहत जो है क्या है, जो उच्च बौद्धिक स्तर का जो चीज होते हैं उसी चतुर्थ क्रियाकलाप में रखा जाता है, जिसमें शोध, अनुसंधान, नया इनोवेटिव आइडियाज, ये सब जो चतुर्थ क्रियाकलाप के तहत। एक अभी वर्तमान समय में एक और प्रकार का क्रियाकलाप उभरा है, इसको पंचम क्रियाकलाप को कहा गया है। हालांकि आप लोग को चतुर्थ क्रियाकलाप तक ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं पंचम क्रियाकलाप। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो है पंचम क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप लोग जो है गूगल पे सर्च करके देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। ये टॉपिक का विषय नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ पे चर्चा करना अच्छा नहीं समझे। चलिए, तो अब हम देखेंगे विकसित देशों और विकासशील देशों में स्थिति क्या है। एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझने का प्रयास करेंगे। ये हम विकासशील देश का बना, ये जो है विकासशील देश है, वहां पर जो है किस तरह से व्यवसायिक संरचना का स्वरूप होता है वो यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। और एक विकसित देश है वहां पर उसकी संरचना कैसा रहता है। विकासशील देशों में देखेंगे कि जनसंख्या का अधिकतर भाग जो है क्या है, लगभग 60 से 70%, लगभग 70% जनसंख्या क्या है, 70% जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में क्या होती है, कृषि और संलग्न कार्यों में संलग्न होते हैं। पूरा चीज आ जाएगा,
कृषि, पशुपालन, खनन, जितना भी है सारा चीज। और उसी तरह से दूसरा जो है फैक्टर, ये एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं, हमारे देश देश पे भी ये वैरी करता है, लेकिन एक जनरल आइडिया, एक कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर उस डाटा को दे रहे हैं। दूसरा जो है कृषि, और दूसरा जो है उद्योग, और तीसरा सेवा क्षेत्र। ये इसमें लगभग 70 है, तो 20% इसमें जो है 3%। एक मोटा मोटी हम फिगर दे रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि विकासशील देशों में जहाँ कुल जनसंख्या का अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, वहीं पे उद्योग धंधों में 20% जनसंख्या और सेवा क्षेत्रों में, यानी कि टोटल जनसंख्या क्रमिक रूप से कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगी हुई है। लेकिन वहीं पर अगर विकसित देशों में देखते हैं तो यहाँ पर जनसंख्या जो है 70% है, जस्ट इसका विभाग ये जो है सेवा क्षेत्र में लगी हुई होती है। दूसरा ये जो 20% जनसंख्या है ये क्या है, उद्योग धंधों में लगी हुई होती है। और ये जो है एक बहुत कम हिस्सा 10% से भी बिलो, ये लगभग 8%, ये 8% कहेंगे, इसको 22% कहेंगे। तो ये जो है करीब 8 से 10% जनसंख्या क्या होती है, कृषि कार्यों में संलग्न। जो कंट्री कृषि पे डिपेंडेंट कम रहेगा तो उसको समझा जाएगा कि वो कंट्री का अधिकतर हिस्सा अगर सेवा क्षेत्र में लगी हुई है तो वो कंट्री को विकसित समझा जाएगा। भारत में जो है पहले क्या था, पहले और भी जनसंख्या जो है कृषि पर डिपेंडेंट थी। अभी वर्तमान समय में 64% जनसंख्या अभी भी जो है अब थोड़ा कम गई है, 54% जनसंख्या अभी भी है कृषि और संलग्न कार्यों में ये लगी हुई है। पहले जो है 80 से भी अधिक % जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में संलग्न। भारत में अब धीरे धीरे इसका कृषि का धीरे धीरे जो है कृषि पर डिपेंडेंसी थोड़ा सा घट रहा है, और ये दोनों क्षेत्रों का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है विकसित और विकासशील होने का, तो हम देखेंगे कि सेवा क्षेत्र में भारत में अगर हम इसको अगर हम देखते हैं, भारत का अगर टोटल आय हम देखेंगे तो जस्ट इसका ये है सेवा क्षेत्र से टोटल इनकम भारत में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर होता है अगर जीडीपी की बात करेंगे तो अलग तरह का फिगर हो जाता है, यानी कि सेवा क्षेत्र का परसेंटेज जनसंख्या कम लगा हुआ है लेकिन उसका टोटल जीडीपी क्या है, ज्यादा है। सेवा क्षेत्र में जीडीपी क्या है, ज्यादा आ रहा है भारत में। और उसी तरह से फिर उद्योग धंध होगा और उसके बाद फिर कृषि का भी टोटल जीडीपी में योगदान लगभग 15% के आसपास है ना। तो ये जो है परिचायक है कि विकसित देशों में जो है योगदान जो है टोटल जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जाता है, लेकिन भारत जैसे देशों में क्या है जीडीपी में सेवा क्षेत्र का तो है लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक। यही हमारे लिए एक चिंता का विषय है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जनांगीय संरचना के बारे में पढ़ा। जनांगीय संरचना को 5 भागों में विभक्त करके पढ़ा। सर्वप्रथम हम लोगों ने लिंग संरचना के बारे में पढ़ा, विश्व के किस तरह से जो है यूएनओ में लिंग संरचना मापी जाती है, किस तरह से विश्व के अन्य देशों में मापी जाती है, भारत में किस तरह, तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किए। और फिर जो है एक एवरेज जो है विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है उसके बारे में जाने, फिर सर्वाधिक कहाँ है उसके बारे में जाने, और सर्वाधिक कहाँ है उसके बारे में जाने, और सबसे कम कहाँ है उसके बारे में। इस तरह से आयु संरचना को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया। कार्बनिक जनसंख्या किसको कहते हैं, प्राश्रित जनसंख्या किसको कहते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ग्रामीण नगरीय संरचना के तहत किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी प्रधानता है, नगरीय क्षेत्रों में किस प्रधानता है, और पूरा विश्व में उसका पैटर्न क्या है। उसी तरह से साक्षरता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यूएनओ का जो परिभाषा है, उसी तरह से भारत का जो परिभाषा है तो उसके बारे में विश्व के अन्य देशों में जो प्रादेशिक प्रारूप है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया। और फिर लास्ट टॉपिक जो व्यवसायिक संरचना पढ़े तो उसमें जो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप है, और उसका जो विकसित देशों में क्या पैटर्न है और विकासशील देशों में क्या पैटर्न है इसके बारे में हम लोगों ने
अध्ययन किया। और अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है सेकेंड शिफ्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न संभावित हो सकते हैं उसके बारे में हम फिर से वर्णन करेंगे, तो आप लोग बने हुए रहें। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड अभी जो विश्व जनसंख्या संगठन या उसी को हम लोग जनांक की संरचना करते हैं, तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन अभी आपके सामने फर्स्ट लेक्चर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन को बताया गया वो सेकेंड शिफ्ट में जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा सा वक्त लेंगे, 5 सेकेंड का जो है पॉज लेते हुए आप लोग को वक्त देंगे आंसर बताने का, और आप उस दरमियान सोच करके रखेंगे और फिर उसके बाद हम अपना आंसर खुद को बताएंगे। तो आप अपने आंसर का हमारे आंसर से मिलान करके देखेंगे कि सही है कि नहीं है। और अगर इसका और डिटेल्स से जानना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार जो है आगे पीछे करके टॉपिक पे पहुंचकर उसको विस्तार से जानेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है कौन सी आयु वर्ग जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है पहले उसको ढूंढेंगे और फिर कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो कौन सी आयु वर्ग, आयु वर्ग पूछ रहा है हमको, कौन सी आयु वर्ग जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग प्रतिनिधित्व करता है। अभी तो थोड़ा देर पहले बता रहे थे जब व्यवसायिक संरचना पढ़ा रहे थे, एज ग्रुप पढ़ा रहे थे, आयु वर्ग पढ़ा रहे थे, एज स्ट्रक्चर, तो उसमें कार्यशील जनसंख्या आया था। दो चीज आया था, कार्यशील जनसंख्या और एक प्राश्रित जनसंख्या, दो जनसंख्या को हम चर्चा किए थे। तो बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए? कार्यशील आयु वर्ग किसको बोला जाता है? कार्यशील आयु वर्ग। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद लिखते जाएंगे आंसर कर करके। तो इसका आंसर होगा कितना? 15 से 59 वर्ष। 15 से जो 59 वर्ष है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यशील जनसंख्या। तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सक्रिय जनसंख्या। सक्रिय जनसंख्या, सक्रिय आयु वर्ग बोल सकते हैं। सक्रिय आयु वर्ग दोनों एक ही चीज है, यानी इसमें उसकी सक्रियता बहुत अधिक रहती है और उद्देश्य की जीवित में योगदान बहुत अधिक देते हैं, इसलिए इसको इस आयु वर्ग को क्या बोलते हैं? सक्रिय आयु वर्ग बोलते हैं। पहला आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? विश्व में न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो बच्चों इसका आंसर आप लोग बताएंगे। आपको इसमें क्वेश्चन में हिंट यही करते हैं कि वो कंट्री जो है मिडिल ईस्ट का है, मध्य पूर्व का वो देश है और एक मुस्लिम कंट्री है। वहां पे अप्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है। टोटल जनसंख्या में 88% जनसंख्या जो है अप्रवासियों की है। तो वहां पर जो है इसी वजह से पुरुष प्रवास बहुत अधिक हुआ है, इसलिए पुरुषों की संख्या बहुत बढ़ गई है और महिलाओं की संख्या बहुत कम हो गई है। वहां पर जो है अक्सर समाचार पत्रों में अक्सर आते रहता है कि वहां पर जो है विभिन्न दलालों के द्वारा जो है महिलाओं लड़कियों को वहां पर जो है भेजा जाता है। हालांकि ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, ये अक्सर समाचार पत्र में। तो यहाँ पर भेजने के पीछे कारण ये होता है कि वहां पर लिंगानुपात कम है। इतना हिंट करने के बाद ये आंसर आप लोग बताएंगे। तो वो देश क्या है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। विश्व में अधिकतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो विश्व में अधिकतम लिंगानुपात वाला देश, अधिकतम लिंगानुपात पूछ रहा है, अधिकतम पूछ रहा है। यहाँ पर था न्यूनतम, यहाँ अधिकतम है। तो अधिकतम देश के बारे में बताया थे, यूरोपियन मुल्क का वो कंट्री है जो रूस से सटा हुआ है, एस्टोनिया लिथुआनिया के बीच में है। तो और रूस से सटा हुआ है, पूरब साइड रूस है। तो वो देश कौन है बच्चों?
तो वो देश अधिकतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? लाटविया, जिसका कि सॉरी इसका जो है अधिकतम लिंगानुपात इसके बारे में बताए थे, वो देश है लाटविया, जहां का लिंगानुपात कितना है? 1187। इसके पहले हम चर्चा की थी। यहाँ पर यूएई का लिंगानुपात न्यूनतम है वो 468 के 68 बताए थे। चलिए आगे देखेंगे हम भारत में लिंगानुपात को किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। भारत में लिंगानुपात को किस सूत्र के द्वारा? तो लिंगानुपात के बारे में 3 सूत्र हम बताएं। एक भारत में जो निकाला जाता है उसके बारे में बताएं, यूएई के द्वारा निकाला जाता है उसको बताएं, और एक तीसरा विश्व के अन्य देशों में जो कि अधिकतर देशों में मान्य है उसके बारे में बताएं। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं क्या? भारत के बारे में। तो भारत का लिंगानुपात को किस सूत्र से निकाला जाता है आप लोग बताएंगे। तो लिंगानुपात निकालने का सूत्र है क्या? महिलाओं की संख्या को ऊपर रखते हैं और पुरुषों की संख्या को नीचे रखते हैं और गुना 1000 करते हैं। और इसी को अगर शब्दों में अगर बोला जाए तो कहेंगे प्रति 1000 पुरुषों की जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या को क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। चलो बच्चों तो समझ गए। यही अगर यूएन के द्वारा कोई भाषा में पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यहाँ 3 प्रश्न हम लोग बन सकते हैं। क्वेश्चन का एक प्रारूप दिया जाता है, क्वेश्चन से रिलेटेड 3 प्रश्न यहाँ बन सकते हैं। यहाँ हो सकता है कि यूएन में लिंगानुपात किस सूत्र द्वारा निकाला जाता है, फिर यहाँ देखा विश्व के अधिकतर देशों में लिंगानुपात किस सूत्र के द्वारा, तीनों का अलग अलग आंसर होगा। तो ये बच्चों समझ गए, वीडियो को आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर आगे देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न, विस्तारित होती जनसंख्या का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जनसंख्या पिरामिड के बारे में बोल रहा है और विस्तारित होती जनसंख्या। तो जनसंख्या 3 तरह का जनसंख्या पिरामिड बताए, उसमें से पहला उदाहरण होता है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या का जो है विशेष प्रकार की आकृति बनाती है, तो उसी के बारे में विस्तारित होती जनसंख्या की जनसंख्या किस प्रकार की, किस प्रकार या किस आकृति का, प्रकार की जगह यहाँ पे आकृति लिखना ज्यादा सही, किस आकृति का होता है। तो इसकी किस प्रकार की आकृति होता है बच्चों? तो ये त्रिभुजाकार होता है, इसका बेस अभी चौड़ा होता है लेकिन ऊपर वाला भाग क्या होता है? संकेत होता है। और उसको फिगर से अगर बनाएंगे तो एक त्रिभुजाकार फिगर बनेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिभुजाकार होगा। फिर यहाँ पर भी सुधार देंगे, आकृति लिखेंगे ज्यादा सटीक होगा। कि अस्थिर होती जनसंख्या का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का होता है। तो अस्थिर होती जनसंख्या की दूसरा जो जनसंख्या पिरामिड हम बता रहे थे, यहाँ पर हम नाइजीरिया का उदाहरण दिए थे, यहाँ पर उदाहरण किसका दिए थे? ऑस्ट्रेलिया का। इसकी जनसंख्या अस्थिर होती जनसंख्या का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार, तो हम बताए थे, किस तरह से बताए थे, उसका आंसर क्या होगा? घंटी के आकार का, घंटी के आकार का। तीसरा जो है नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि जनसंख्या पिरामिड के निर्माण करते समय सामान्यतः जनसंख्या पिरामिड के निर्माण करते समय सामान्यतः आई वर्गों का अंतराल कितना होता है। जो आई वर्ग का जो अंतराल लिया जाता है वो कितना वर्ग अंतराल लिया जाता है। तो हम बताए थे बच्चों 5 या 10 का, 5 या 10 का लेकर, लेकिन हम जो यहाँ पर बनाए थे 10 का लेकर बनाए थे, लेकिन जनरली 0 से 4 यानी कि फिर नेक्स्ट 5 से 9 ऐसे करके लिया जाता है, 5-5 का लिया जाता है, 10-10 का लिया जाता है। तो 5 या 10 का। फिर ये है भारत में जनगणना नगर होने के लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना चाहिए। तो भारत में जनगणना नगर होने के लिए जो है न्यूनतम आबादी कितनी होनी चाहिए। यूएस में जहां 2500 है, भारत में कितना बताया था? 5000। आंसर इसका होगा 5000। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यूएन के द्वारा साक्षरता को परिभाषित करने में कितने उम्र तक के ऊपर की जनसंख्या को सम्मिलित करते हैं। तो बताए थे बच्चों साक्षरता का परिभाषा यूएन के द्वारा अलग प्रकार का दिया गया, भारत के द्वारा अलग दिया। भारत में जो है 7 या 7 वर्षों से अधिक आयु को जो है साक्षरता में सम्मिलित करते हैं। उससे अधिक वर्ग अगर किसी विभाग को पढ़ने लिखने में सक्षम होता है तो उसे साक्षर करते हैं। लेकिन यूएन के द्वारा कितना लिया, इसका आंसर क्या होना चाहिए?
14 या 14 वर्ष से अधिक। हालांकि भारत यहाँ पर बताना थोड़ा भूल गए थे, इन्हीं पे एग्जाम नहीं है। अभी वर्तमान समय में जनगणना भारत में जो है, जो साक्षरता निकाली जाती है, वो 7 या 7 वर्षों से अधिक के बच्चे अगर किसी कथन को पढ़ लिख सकता है तो उसको हम साक्षर बोलेंगे। तो ये जो अभी की परिभाषा है 1981 से लिया जा रहा है, 1981 से लेकर 2011 तक यही परिभाषा लिया गया है। लेकिन इसके पहले जो है जब 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक का लिया जाता था, और उसके पहले टोटल जनसंख्या को साक्षर जनसंख्या में मान लिया जाता था। तो ये भारत की परिभाषा जो है बदलती रही है। जनगणना में जो है हमको साक्षरता की परिभाषा अलग अलग देखने को मिलेगी। अभी की जो परिभाषा 81 से कंटिन्यू चल रहा है वही परिभाषा है। यहाँ 81 से 7 या 7 वर्षों से अधिक लिया जाता है। 71 में जो है 5 या 5 वर्षों से अधिक लिया जाता था, और शुरुआत के दौर में टोटल जनसंख्या को ही हम साक्षर जनसंख्या के साथ काउंटिंग करते थे। तो चलो ये आंसर समझ के बच्चों इसका 14 या 14 वर्षों से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या का क्रियाकलाप क्या होता है? तो जब हम ये जो व्यवसायिक संरचना पढ़ा रहे थे तो उसमें से हम लोग देखे थे एक डायग्राम के माध्यम से कि विकासशील देशों में अधिकतर जनसंख्या का क्रियाकलाप क्या है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप। तो वहीं हम देखेंगे कि विश्व के विकसित देशों में जो है ये जो है क्या है, द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप। चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों का डाटा है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए जो भी हम यहाँ पर 3 ही चीज को लिए, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप, 3 ही क्रियाकलाप का यहाँ पर हम जो है व्हील डायग्राम के से दिखाने का काम है, क्योंकि चतुर्थक क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों सारा प्रश्न हो गया। अब आप लोग को इससे रिलेटेड एक प्रश्न जो है लॉन्ग क्वेश्चन में, जो कि होमवर्क रहेगा, कि जनसंख्या पिरामिड क्या है, जनसंख्या पिरामिड क्या है? यह जनसंख्या की संरचना को समझने में किस प्रकार सहायक है? तो बच्चों इस चैप्टर से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो जनसंख्या पिरामिड है। तो हम क्वेश्चन है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है और यह जनसंख्या की संरचना को समझने में किस प्रकार सहायक है। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखेंगे वीडियो सुन के आगे पीछे कर करके, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आज का क्लास समाप्त होता है, और नेक्स्ट दिन जो इसका तीसरा टॉपिक जो मानव विकास सूचकांक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर ये जो सेकेंड यूनिट पूरी खत्म हो जाएगा। ये जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिट 2 का है। यूनिट 2 का ये सेकेंड टॉपिक था। पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में, और रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स थे उसके वो पढ़े। दूसरा में हम पढ़े यहाँ पर जनांकीय संगठन के बारे में। फिर तीसरा टॉपिक होगा विश्व जनसंख्या ही होगी, लेकिन उसका टॉपिक क्या होगा, मानव विकास सूचकांक। तो नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, और इसके बाद भी दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू बच्चों।